हाय गाइस, मैं आनंद सर फिर से स्वागत करता हूं आपका मैथमेटिका के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारी चर्चा का विषय मित्रों सेकेंड ईयर से लिया गया टॉपिक जो कि हम तीसरे चैप्टर से उठाए हुए हैं, वैद्युत धारा यानी कि इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें हम ओम के नियम की बात करेंगे और ओम के नियम का सत्यापन करेंगे अनुगमन वेग की सहायता से यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की सहायता से। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले ओम का नियम, ठीक है, ओम्स लॉ अंग्रेजी में, हिंदी में ओम का नियम। मैं दोनों ही बातें दोनों मोडों में करता हूं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ओम्स लॉ 1828 की बात करते हैं। 1828 ईस्वी में जॉर्ज साइमन ओम ने एक छोटा सा प्रयोग किया। जॉर्ज साइमन ओम ने एक छोटा सा प्रयोग किया। ये प्रयोग क्या था? उन्होंने अलग अलग तरीके के कंडक्टर लिए, ठीक है, और इन कंडक्टर्स पर उन्होंने क्या किया, अलग अलग प्रकार की विभवांतर जोड़कर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जोड़कर करंट की रीडिंग ली कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, यहां पर उन्होंने क्या रीड किया कि करंट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस चीज को उन्होंने रीड किया। यानी कि अगर हम यहाँ पर विभवांतर बदलें तो आई पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस रीडिंग को उन्होंने जब रीड किया और ये ध्यान दिया कि फिजिकल कंडीशन ना बदली जाए। ध्यान दीजिएगा, फिजिकल कंडीशन अगर ना बदली जाए यानी कि भौतिक अवस्थाओं में कोई परिवर्तन ना किया जाए, भौतिक प्रतिबंध बदले ना जाए। जैसे क्या चीजें हैं स्पेशली इसमें? तो जवाब होगा सर दाब यानी कि प्रेशर, ताप यानी कि टेम्परेचर अगर चेंज ना किया जाए, ईटीसी चेंज ना किया जाए, तो उन्होंने बताया कि जैसे जैसे आई बढ़ेगा वैसे वैसे वी बढ़ेगा, या हम कह सकते हैं वी जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आई बढ़ेगा। ठीक है, तो जॉर्ज साइमन ओम के अनुसार अगर किसी भी चालक की भौतिक अवस्था अर्थात दाब, ताप ऐसी चीजों में कोई परिवर्तन ना किया जाए तो V बढ़ाने पर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी कि I बढ़ाने पर V का मान लगातार बदलेगा। ठीक है, तो यहां पर हम कह सकते हैं डिफिनेशन, इफ देयर इज नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन, नो चेंज इन फिजिकल कंडीशन, then V is directly proportional to I। ठीक है, I पर डिपेंड करेगा ऐसी स्थिति में। ठीक है, यदि भौतिक अवस्थाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन ना किया जाए तो V का मान सीधे सीधे समानुपाती होगा I के, और हमें रिजल्ट मिलेगा V इज प्रोपोर्शनल टू I। ठीक है, अब इसी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट्स को जब हम हटाने का प्रयास करेंगे, यहां से हटाने की कोशिश करेंगे, तो एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसे हम लोग रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध कहते हैं। अब देखिएगा, ये आप सभी जानते हैं कि अगर हम प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं कभी भी तो एक कांस्टेंट जरूर आता है। तो यहां पर वो कांस्टेंट को नाम दिया गया R, तो V बराबर आई आर या आर आई। ठीक है, अब इस R को हम लोग रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर या उसे हम कह सकते हैं चालक का प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम V और I में ग्राफ बनाएं तो आप सभी लोग एक ग्राफ जानते होंगे, आपको मालूम होगा y बराबर mx। मैं अगर जानते हैं तो अच्छा है, नहीं जानते हैं तो यहां से समझ लें, क्योंकि ये आपके बहुत जगह काम में आने वाला है, एज वेल एज इन फिजिक्स एज वेल एज इन केमिस्ट्री। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को जब आप पढ़ने जाएंगे केमिस्ट्री में तो वहां ये आपकी काफी मदद करेगा। अगर y बराबर mx हो तो हमारा जो ग्राफ होता है वो ओरिजिन से होता हुआ ऐसे जाता है। ठीक है, और अगर हमारा y बराबर mx प्लस c हो, ठीक है, इधर x है आपका, इधर क्या होता है y होता है, ऐसे इधर भी आ जाए, इधर हमारा क्या हो जाएगा x, इधर क्या होगा y। अब इसमें जो c जुड़ा हुआ है, इतनी ऊंचाई पर यहां चले आइए और इस ऊंचाई से अब सिर्फ एक सीधी सीधी रेखा जैसे पहले खींचे थे वैसे खींच ले, तो इस तरीके के दो ग्राफ हमको मिलते हैं। ठीक है, अब अगर आप यहां पर गौर करें तो हमारा जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें आप देख सकते हैं ये y की जगह है
ये m की जगह है और ये क्या है, x की जगह है। तो y बराबर mx फॉर्म होने के नाते अगर इसका साइमन साहब ने बनाया होगा ग्राफ तो कैसा मिलेगा, बिल्कुल ऐसा ही मिलेगा। बस फर्क ये होगा, इधर आप i ले लेंगे x अक्ष की तरफ और y अक्ष की तरफ क्या ले लेंगे, v ले लेंगे। x एक्सिस के अलॉन्ग i ले लेंगे, y एक्सिस के अलॉन्ग v ले लेंगे। अब अगर आप ग्राफ बनाते तो देखिए ऐसे ओरिजिन से होता हुआ जाएगा। अब इसमें कोई लगातार कहीं भी चेक कर ले तो जैसे जैसे आई बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए वी भी बढ़ रहा है। इधर देखिएगा जैसे जैसे मैं आई इंक्रीज करता जाऊंगा वैसे वैसे वी की ऊंचाई भी बढ़ रही है। मतलब एक्स पर अगर मान बढ़ा रहे हैं तो वाई पर भी हमें बड़ा मान मिल रहा है, ठीक है। और जब इनका रेशियो लिया जाता है अनुपात तो समान आता है, वी और आर का अनुपात, यानी कि सॉरी वी और V1 अपॉन I1 या V2 अपॉन I2 या फिर हम कहते हैं V3 अपॉन I3। इन सभी का अगर रेशियो लिया जाए, देखिएगा V के नीचे R भेज दिया जाए, सॉरी V के नीचे अगर I भेज दिया जाए तो ये रेशियो हर बार कांस्टेंट आएगा और कितने के बराबर आएगा, R के, ठीक है। तो R तो हमें मिल गया। अब इंपॉर्टेंट ये है कि इसी चर्चा में हम ये भी समझ लें इसकी यूनिट यानी कि मात्रक क्या होगा और इसका विमीय सूत्र क्या हो सकता है R का, ठीक है। वो छोटे मोटे काम कर लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होगा। आइए बहुत ही इजी चीज है। अगर हम बात करें R की तो R बराबर लिखा जा सकता है V बाई आई। V हम किस में नापते हैं मित्रों, वोल्ट में, ठीक है। चाहे आप अंग्रेजी में बोलिए चाहे हिंदी में बोलिए, वोल्ट है। I को किस में नापते हैं, एम्पियर में, ठीक है, एम्पियर में, यानी कि AMP लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, ठीक है, वोल्ट प्रति एम्पियर हम इसको लिख सकते हैं। अब इसी को हम लोग ओम्स बोल देते हैं। ओम्स साहब ने, ओम का नियम था इसलिए इसका नाम हो गया, इस यूनिट का नाम ओम दे दिया गया, यानी कि OHM दे दिया गया। और इसका प्रतीक निशान, इसका साइन जो था वो बिल्कुल ऐसे लिया गया, तो ये ओम का निशान हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसका यूनिट के अलावा निकालना चाहते हैं डायमेंशनल फार्मूला तो ये काम बहुत ही आसान है। डायमेंशनल फार्मूला के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि विमीय सूत्र के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आप इसका विमीय सूत्र निकालना चाहते हैं तो वो भी काम बहुत ही आसान है। वो कैसे निकालेंगे, पहले आप v को याद करिएगा, आपने v का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। क्या पढ़ा हुआ है, आप E और V में संबंध जानते, पीछे पढ़ चुके हैं, E बराबर V बाई एल, याद आ रहा है। इसको इधर कर दीजिए, V बराबर क्या हो जाएगा, EL। E क्या होता है तो याद करिए F बाई क्यू, सब कुछ याद आ रहा है। तो E यहां पर हम अगर F की बात करें तो F का विमीय सूत्र ML_T-2, ठीक है, V के लिए। अब यहाँ लेंथ के लिए हम L ही लिखेंगे। नीचे आते हैं, Q है, Q हमारे लिए चार्ज है, और चार्ज के लिए क्या लिखते हैं, I बराबर Q बाई टी, इसलिए Q को लिख सकते हैं I इंटू टी। I का मान एम्पियर में होता है और टाइम का मान सेकंड में होता है, तो यहाँ एम्पियर लिख दिया, और समय के लिए T लिख ही सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमारा V का निकल कर आ गया। फिर अपॉन में चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये V हुआ और फिर हम नीचे I की तैयारी करेंगे। I के लिए अगर बात करें तो I के लिए हमारे पास क्या है, तो जवाब है सर एम्पियर होता है। I के लिए क्या होता है, एम्पियर होता है, तो सीधे एम्पियर लिख दीजिए सर, काम खत्म। तो अब यहां पर हमारा आ जाएगा M, L का L से गुड़ा L स्क्वायर, T के पावर -2, नीचे A का A से मल्टीप्लाई तो A स्क्वायर, नीचे T मिल रहा है, T पर 1 लगाइए, ऊपर ले आइए तो M L पर 2 और T पर एक और -1 जुड़ेगा तो -3, A स्क्वायर है, ऊपर जाकर A के ऊपर क्या हो जाएगा, -2। तो ये इसका मात्रक हो जाएगा, डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा सर। तो इस तरीके से हम बड़े ही आराम से बातें कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक बात और है, ग्राफ में एक छोटी सी चीज आप समझ सकते हैं। अगर हम कोई ग्राफ बनाते हैं किसी भी अंतराल के लिए निकाल लेते हैं, अगर ये निकाले तो इसे हम लोग स्लोप बोलते हैं। इस स्लोप के लिए आपको, यानी कि प्रवणता के लिए, आगे आपने पढ़ा हुआ फर्स्ट ईयर में, इसे हम tan थीटा बोलते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू ही हमारी क्या होती है, V बाई आई, या इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं, R। कभी कोई अगर पूछ दे कि इस tan थीटा के बारे में बताइए तो tan थीटा ही हमारे लिए R का काम करता है, ठीक है। चलिए अब मामला ये है कि सर ये R वाकई में होता कितना है, ये तो हम समझ गए, थोड़ा सा हमें और क्लियरिफाई करिए कि ये ओम्स का नियम निकला कैसे, ठीक है। तो आइए जरा ओम्स के नियम के लिए हम लोग चलते हैं अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की तरफ, ठीक है। तो डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी,
यूजिंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, यानी कि ओम नियम का सत्यापन, ओम नियम का सत्यापन अनुगमन वेग की सहायता से, अनुगमन वेग की सहायता से। ठीक है, चलिए डेरिवेशन करते हैं अनुगमन वेग की सहायता से। इसके पहले आप अनुगमन वेग के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं, जहां पर आपने ये रिजल्ट निकाला है I बराबर एन ई ए वी डी, सारी चीजों से आप परिचित हैं। एन हमारा है फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या अपॉन आयतन। ठीक है, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन का घनत्व यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोल सकते हैं। ई आपका चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 के पावर -19 किसी इलेक्ट्रॉन का। यहाँ पर ए है क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी कि हम कह सकते हैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। वीडी अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर आपने ये नहीं देखा है तो उसके पीछे वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा, वहां से आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट लाते हैं, एक कंडक्टर पकड़ते हैं, ठीक है, और इस कंडक्टर को हम जोड़ देते हैं किसी वोल्टेज से, V से जोड़ देते हैं। ठीक है, इसको जोड़ दिया गया इस तरीके से। ठीक है, अब यहां पर हमने V अप्लाई कर दिया, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो डेवलप होगा उसको मान लेते हैं E है। ठीक है, अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा उसे हमने E मान लिया। ठीक है, इस कंडक्टर की लंबाई यानी कि लेंथ हमने L मान लिया। N मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन पर या प्रति आयतन पर, और यहाँ पर हमने ले लिया इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिएगा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसे हम -4 से दर्शा सकते हैं। जब हम इसको इस तरीके से जोड़ देंगे यानी कि विभवांतर दे देंगे तो क्या होगा, तो जवाब होगा ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इधर माइनस चार्ज है इधर प्लस, अब इसके नाते ये ड्रिफ्ट करना शुरू कर देंगे, मतलब चलना शुरू कर देंगे। किधर चलना शुरू कर देंगे, माइनस से प्लस की तरफ, मतलब ये सभी चलने लगेंगे। और इसके चलने की स्पीड को ही हम लोग क्या बोलते हैं, वीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीडी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या बोला जाएगा, वीडी। अब यहां पर मान लेते हैं इसका प्रारंभिक चाल U1, इसका U2, इसका U3 एंड सो ऑन, ऐसे बहुत सारे होंगे, अंतिम वाले को UN मान लेते हैं समझने के लिए केवल मित्रों, U1 U2 और UN, और सब उधर ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD से अपना ड्रिफ्ट करना चाहते हैं। उनका ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी अलग अलग निकाल कर भी हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। मान लेते हैं प्रारंभिक वेग U1 U1 U2 U3 था। अब हमने इसको विभवांतर से जोड़ दिया, अब धीरे धीरे इनकी चाल में इंक्रीमेंट होगी। ठीक है, तो इस डिस्कशन को आगे बढ़ाने से पहले अब थोड़ी सी कुछ बातें समझ लें। हम फोर्स के लिए संबंध पढ़ चुके हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि इसे कौन धक्का दे रहा है, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप जानते हैं F बराबर क्या आपको पढ़ाया गया है, तो जवाब है सर F नहीं, बल्कि हमने पढ़ा है F बराबर क्या हमने पढ़ा हुआ है, तो जवाब है सर F बराबर हमारा क्या होता है, बल्कि E बराबर हमने पढ़ा हुआ है F/Q। ठीक है, तो अब यहां पर सर E तो रहने दीजिए, F का मतलब फोर्स हो गया, और यहाँ Q का मतलब एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स से हमारा था, तो यानी कि हमारे पास कितना फोर्स लग रहा होगा पर इलेक्ट्रॉन, तो जवाब हुआ E इंटू E। और यहाँ माइनस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ये सभी माइनस चार्ज के हैं, ये समझने के लिए कि साइन इसका माइनस बता रहा है कि केवल नेगेटिव चार्ज चल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन ही चल रहे हैं। ठीक है, तो हमारा F बराबर हो गया -E इंटू E। आराम से समझ में आ गया होगा। अब यहां पर देखिएगा एक इलेक्ट्रॉन का अपना कुछ मास भी होगा जिसे हम m कह सकते हैं। ठीक है, और ये चल रहा है, तो इसके धक्का देने के नाते, इस विभवांतर के धक्का देने के नाते, इस बल के नाते उसमें कोई ना कोई एक्सेलरेशन पैदा होगा, यानी कि त्वरण पैदा होगा। तो बल का एक फॉर्मूला दूसरा भी है, m इंटू ए, यहां पर हम लिख सकते हैं इसको E इंटू E। अब यहां से अगर आप E जानना चाहें या A जानना चाहें तो A हो जाएगा हमारा E अपॉन A। अच्छा, ये माइनस वाला कॉन्सेप्ट लिखना कोई बहुत जरूरी काम नहीं है, ये हमारा हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से माइनस केवल में चार्ज के बारे में बात कर रहा है, तो हमें ये पता चला, हमें ये पता चला कि हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, E अपॉन F। ठीक है, अब हर इलेक्ट्रॉन को इतना ही एक्सेलरेशन मिल रहा होगा। ठीक है,
अब हम एक एक इलेक्ट्रॉन से पूछेंगे भैया तुम्हारा पहले वेग ये था अब क्या हो गया। मान लीजिए शुरू में ये U1 थे, ये बढ़कर V1 हो गए, ये U2 थे बढ़कर क्या हो गए V2 हो गए, ये U3 थे बढ़कर V3 हो गए। ठीक है, तो कितना है V1 V2 V3 ये देख लिया जाए। तो बोलिए V1 बराबर V बराबर U प्लस AT यानी कि U1 प्लस AT, T को हमने टाउ लिखा, ये टाउ क्या कहलाता है याद करिएगा, ये टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम है। क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, यानी कि श्रांतिकाल है। श्रांतिकाल किसे कहते हैं शायद आप भूल गए हो तो मैं याद ताजा कर दूं। ये इलेक्ट्रॉन जब मूव करते हैं तो अपने रास्ते में पॉजिटिव आयन से टकराते हैं, इन प्लस से टकराते रहते हैं। तो उस टकराहट के बीच में जो एक गैपिंग पाई जाती है, दो टक्करों के बीच में, दो कोलिजन्स के बीच में जो टाइम मिलता है उस देर तक इलेक्ट्रॉन सुस्ताता रहता है, रिलैक्स रहता है, इसीलिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम यानी कि श्रांतिकाल। इतने देर तक वो क्या करेगा? तो जवाब होगा सर जब उसको मौका मिलेगा तो तैयारी करेगा अगले टक्कर की, यानी कि अपने वेग को क्या करेगा? बढ़ाएगा। उसे जो ये फोर्स मिल रहा था उस फोर्स के कारण जो एक्सेलरेशन मिल रही है उसका मजा उठाएगा। तो बोलिए जरा क्या हो जाएगा? तो जवाब होगा V बराबर U1 प्लस ए टाउ रिलैक्सेशन टाइम। ऐसे ही V2 भी पूछे सेकंड वाले का तो कहेंगे उसका प्रारंभिक वेग U2 है और प्लस सर A आगे क्या लगा दे? टाउ। ठीक है, इसी तरीके से बढ़ते बढ़ते सर Vn है और लास्ट में UN प्लस A टाउ। ठीक है, तो यहां तक की तैयारी हो चुकी है मित्रों। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इन सभी बातों को एक बार यहां पर हम लिख लें। यहां से हमने क्या क्या आउटपुट ले लिया है? एक तो पुरानी बात याद करवाया, I बराबर NeAVD। फिर हमने अभी अभी निकाल लिया है एक्सेलरेशन कितना, E अपॉन क्या हो जाएगा? M। अब इसके ऊपर माइनस लगाए ना लगाए, इलेक्ट्रॉन है आपका, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हिसाब किताब अभी तक का। चलिए अब इसके आगे की तैयारी करते हैं और चर्चा करते हैं। सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अनुगमन औसत वेग को ही हम उनका अनुगमन वेग कहते हैं। तो अब यहां पर अगर कोई हमसे पूछ रहा है कि सर अनुगमन वेग क्या होगा, ठीक है, अनुगमन वेग यानी कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का ऑलरेडी आपने डिफिनेशन यानी कि परिभाषा पढ़ी है। ये एवरेज स्पीड ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन है ना, ऐसे बोल सकते हैं। तो यहां पर जवाब ये आ गया कि सर सभी का एवरेज निकाल दीजिए। तो Vd की वैल्यू हो जाएगी आपकी Vd बराबर, इन सभी को जोड़ लिया जाए, U1 प्लस ए टाउ, एक मिनट बल्कि इसको ऐसे एक बार लिख ले, V1 प्लस V2 प्लस V3 और डॉट डॉट क्या Vn अपॉन n। छोटे क्लास में पढ़ा है औसत क्या होता है, एवरेज क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी कि ऑल द वेरिएबल सम डिवाइडेड बाय देयर नंबर। ठीक है, तो अब बोलिए जरा Vd कितना आ जाएगा? तो कहेंगे सर जी V1 हो गया हमारा U1 प्लस ए टाउ और ये हो जाएगा U2 प्लस ए टाउ। इसी तरीके से हमारा बढ़ते बढ़ते लास्ट में UN प्लस ए टाउ डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा? n। ठीक है, अब सभी U को कलेक्ट करिए, एक साथ समेट लीजिए, तो जवाब होगा सर U1 प्लस U2 प्लस U3, सभी के पहले पहले टर्म ले लीजिए और लास्ट में ले जाकर UN ले लीजिए। अब क्या है सर जी? ए टाउ ए टाउ ए टाउ ए टाउ कितनी बार है? n बार है। दो बार अगर x को जोड़ा जाए 2x, तीन बार जोड़ा जाए 3x, चार बार जोड़ा जाए 4x। तो अगर ए टाउ को हम n बार जोड़ते हैं तो n टाइम्स ए टाउ लिख सकते हैं। ठीक है, अपॉन में n था, एक बार इसके नीचे n, एक बार इसके नीचे n, ये n कट गया और इसकी वैल्यू 0। कोई बताएगा क्यों? मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है, यहां भी बताऊंगा कि एक इलेक्ट्रॉन जब आकर पॉजिटिव से लड़ता है तो लड़कर उसका क्या होता है देखिएगा, लड़ेगा उसका डायरेक्शन बदलेगा, फिर यहां आएगा कहीं किसी पॉजिटिव से टकराएगा, यहां वाले पॉजिटिव से, फिर ऐसे निकलेगा, फिर किसी पॉजिटिव से टकराएगा। तो उसका एवरेज जो होता है ओवरऑल, उसका जो हम औसत प्रारंभिक वेग कह सकते हैं, वो हमारा शून्य के बराबर, उसका चलना न चलना बराबर है, क्योंकि वो इधर उधर लड़ता हुआ जिगजैग चलता रहता है। तो वो खत्म हो गया। अब हमें Vd मिल गया कितना? ए टाउ, और ए की वैल्यू आपके पास है E अपॉन M इंटू टाउ। ये हमारे लिए काम की बात हो गई, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। तो Vd हमने यहां से निकाल लिया है। अब थोड़ा सा कष्ट और करेंगे, देखिएगा लास्ट कष्ट हमारा है कि हमें तो सर Vd पहले से ही मालूम था, आप इतना मेहनत क्यों किए? तो जवाब ये है, इतना मेहनत इसलिए किए क्योंकि हमको निकालना था ओम्स साहब का नियम। हमें ओम्स के नियम के लिए क्या क्या चीजें चाहिए? तो जवाब है सर Vi तो चाहिए ही, और जब Vi कहीं मौजूद रहेगा तो R आ जाएगा। तो आपने यहां पर पहली व्यवस्था कर ली है कि Vd बराबर कितना होता है? E अपॉन क्या? M
टाउ। ठीक है, दूसरी चीज आपका क्या है, तो जवाब है सर VD बराबर हम ऑलरेडी जानते हैं पहले से, इधर देख लीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन से हम V की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, बोलिए क्या, I अपॉन NEA। ठीक है, तो देखिएगा I मेरा आ चुका है, V की कमी है, जब V आ जाएगा ये भी अनुगमन वेग बता रहा है, ये भी अनुगमन वेग, ये भी आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी बता रहा है, वो भी ड्रिफ्ट, दोनों को कंपेयर कर कर बराबर कर कर आराम से रिलेशन निकाल लेंगे। पर तकलीफ ये है कि सर I तो आ गया पर अभी V नहीं आया है, तो अब बताइए जरा V कहां से आएगा, याद करिएगा थोड़ा सा रिलेशन, E का V से कोई रिलेशन है क्या, तो अभी अभी मैंने आपको बनाया, कंडक्टर हमारा है, इस कंडक्टर पर हमने दोनों सिरों पर क्या लगाया है, एक विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस V लगाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी और इसका लेंथ L है। अब बताइए जरा, याद करिए जरा, E V और L में संबंध, तो जवाब होगा सर E बराबर हमारा होता है V बाई L, यानी कि V बराबर या E बराबर V बाई L लिख सकते हैं, ये तो चल जाएगा हमारे लिए, और यही मेरे लिए खाद बन जाएगा, यहाँ लाकर इसको रख दीजिए और बताइए जरा क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर ये हो जाएगा V बाई L, ये V वाला है वोल्टेज वाला, VD ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, बाई M E और टाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा अब जाकर इक्वेशन नंबर 1। अब फ्रॉम 1 एंड 2 आप आराम से कह सकते हैं 1 और 2 से, सर दोनों के बाएं पक्ष हमारे क्या है, बराबर, तो दाहिने पक्ष भी क्या हो जाएंगे, बराबर, इसलिए हम लिख सकते हैं सर ये हो गया हमारा V E टाउ नीचे M इंटू L बराबर I N E A। अब थोड़ा सा याद करिए साइमन ओम साहब का फॉर्मूला, V बराबर क्या होता I R, बल्कि आपको ये समझाया गया V बाई I बराबर क्या होता R, तो अगर आप B बाई I बचा लें तो आपको R मिल जाएगा। तो अब बोलिए क्या कर लिया जाए, यहां से देखिए जरा, V के नीचे क्या ले आए I, ठीक है, और ये पूरा सिस्टम हम कहाँ भेज दें, ऊपर, इसे भेज दें नीचे, थोड़ा सा आराम से समझ लें, V बाई क्या हो जाएगा I, ये ML हमारा कहाँ चला जाएगा, पूरा ऊपर, ये सारी चीजें नीचे आ रही है, तो ये हो जाएगा NEA E और क्या हो जाएगा टाउ। ठीक है, ये हो गया हमारा। ठीक है, उम्मीद करता हूं यहां तक का जो भी सिस्टम है वो आपके समझ में आ गया होगा, और ये E और E मिलकर हम कह सकते हैं V बाई I बराबर ML बाई NE स्क्वायर A टाउ। ठीक है, अब ये जरा गौर से देखिए, ये क्या है, कहे सर हमारा ओम नियम कहता है कि V बाई I का रेशियो किसके बराबर आएगा, R के, तो हमें R की वैल्यू मिल गई, और R एक कांस्टेंट है, ऐसा क्यों है, इसके पीछे कारण आपके पास है, हमारे पास M है जो कि फिक्स है, बदलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या यहाँ पर है, L है जो कि बदलने वाली चीज नहीं है। ठीक है, लेंथ कंडक्टर की फिक्स होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स होता है, किसी भी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया फिक्स होता है, टाउ का भी लगभग एवरेज मान वही आता, तो इसलिए हम ये R की वैल्यू पा गए हैं। इसी को पूरा R अगर लिख दिया जाए, ये एक कांस्टेंट है, नियतांक है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं सर कांस्टेंट या नियतांक के नाते इसको R से दर्शाया गया, और ये हो गया V बाई I बराबर R। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद आए, काफी अच्छा लगे। फिलहाल के लिए ये आंकड़ा याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम इसका उपयोग करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, जैसे प्रतिरोध यानी कि R, प्रतिरोधकता, चालकता, ठीक है, विशिष्ट चालकता, इन सब पर हम अच्छे से चर्चा करेंगे। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि ताप का यानी कि टेम्परेचर का, इसी फॉर्मूले से हमको जवाब मिलेगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर या घटाने पर, स्पेशली बढ़ाने पर हमारे कंडक्टर्स पर, सेमीकंडक्टर्स पर और अन्य यानी कि नॉन ओमिक कंडक्टर भी, यानी कि हम नॉन कंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है, पर क्या प्रभाव पड़ता है टेम्परेचर का। ठीक है, इसी के साथ मैं आनंद सर आपसे लेता हूं इजाजत। ढेर सारा धन्यवाद आपको देखने के लिए, और इस उम्मीद के साथ कि आपके ढेर सारे प्यारे प्यारे कमेंट और शेयर हमें प्राप्त हो और हमारी हौसला अफजाई हो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।